2,80,00,000 के डिपॉजिट्स, यानी हमारे इस साल के टारगेट से 70 लाख ज्यादा। अरोड़ा साहब, यदि आदमी सचमुच मेहनत और लगन से काम करे और प्रभु की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता। जी हाँ, मेहनत और लगन ही तरक्की की नींव है। पर हमारे बैंक का स्टाफ इस बात को समझता है, उस पर अमल भी करता है। और खास तौर से बेला बेला की मेहनत और लगन मुझसे छुपी नहीं है अरोड़ा साहब। मैं तो बचपन से उसे देखता आ रहा हूं। अपनी उमा से बिल्कुल अलग है वो। बचपन में भी मिट्टी का घरौंदा बनाती थी तो तब तक उसे बना बनाकर तोड़ती रहती थी जब तक वो उसकी कल्पना के अनुसार नहीं बन जाता था। बिल्कुल बड़े भैया की जिद की तरह। आपने देखा अरोड़ा साहब, मैंने उसे बैंक का मैनेजर बनाकर कितना सही काम किया। जी हाँ, बिल्कुल। आदमियों को पहचानने में मैं कभी गलती नहीं करता हूं अरोड़ा साहब। ये ठीक कहा आपने। बस एक बात का दुख है कि उमा मेरी अपनी बेटी है, पर फिर भी उसमें ये परख नहीं। अब देखिए ना, केशव तो अभी तक दफ्तर आया नहीं होगा। नहीं, वो दरअसल मैंने उसे किसी काम से बाहर भेजा है। देखिए अरोड़ा साहब, केशव की जिम्मेदारी मैंने आप पर सौंपी है। आप ही को उस नालायक को रास्ते पर लाना है। ईश्वरचंद जी, वो जी जान से लगा हुआ है। और फिर आदमी को बदलने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है ना। आप निश्चिंत रहिए। पता नहीं क्यों मुझे तो लगता है वो हमेशा काम से भागता है। अब ये बीएस इंडस्ट्रीज का केस उसी के हाथ में था ना। पिछले 6 महीने से उनकी एक किस्त नहीं आई। क्या कर रहे हैं आप? जी, वो बेला इस केस की तहकीकात कर रही है। लेकिन केशव क्या कर रहा है? मैंने कहा ना, आप निश्चिंत रहिए। नमस्ते साली साहिबा। नमस्ते। कैसे हो? बस अच्छा ही हो। तो आज फिर से थे? हाँ, वो यूं ही, क्या कहूँ, हो जाती है। बॉस के मिजाज कैसे हैं? बहुत खुश है। अरे क्यों, कोई लॉटरी वॉटरी निकल आई क्या? हो पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी। अरे बाबा, एनुअल बैलेंस शीट उनके सामने आ चुकी है। ओहो, तो ये बात है। मैं तो भूल ही गया था। सच बेला, ये सब तुम्हारी ही मेहनत का नतीजा है, वरना मुझसे तो कुछ होने से रहा। ऐसा नहीं सोचते, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। लेकिन बेला, पता नहीं तुम कब तक मेरी जिम्मेवारियों का बोझा उठाती रहोगी। जब तक तुम इन जिम्मेवारियों का बोझा उठाने के काबिल ना हो जाओ। पता नहीं मुझसे ये सब हो पाएगा या नहीं। सब होगा केशव, ऐसे निराश मत होना। अब अरोड़ा साहब तुम्हें याद कर रहे थे, मिल लो उनसे। ठीक है। केशव, अभिषेक को बहुत पसंद आई, नहीं तो वो कभी नहीं छापता। तुमने पढ़ी? बहुत अच्छी है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ, तुम्हें और अच्छी लगेगी। कहने को है हम आजाद। बाद में। ठीक है, चलता हूँ। अभिषेक, अब क्या करेंगे? पैसे कहाँ से आएंगे? उसी के बारे में ही तो सोच रहा हूं काका। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप ही तो कहते थे ना कि जब एक रास्ता बंद होता है तो 100 और खुल जाते हैं। उन्हीं को खटखटाऊंगा, देखते हैं कौन सा रास्ता मिलता है। तुम युवान हो, पढ़े लिखे हो, हिम्मत से काम ले सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब मेरी बूढ़ी हड्डियां किसी के भी काम आ सके। ऐसा ना कहे काका, आपकी हड्डियां इस प्रेस के मशीनों को चलाते चलाते बूढ़ी हुई है, और उन्हीं को चलाते चलाते एक दिन इसे पंच तत्वों में विलीन होना है काका।
मैं इस प्रेस को बंद नहीं होने दूंगा। हमारा स्वराज छपता रहेगा और चलता भी रहेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है एक दिन पूरा प्रेस बिक न जाए। कम से कम आप तो ऐसी अशुभ बातें ना करें काका। आपने तो अपनी जवानी के खून से स्वराज को छाप छाप कर देश को आजादी दिलवाई है। आप तो ऐसी बातें ना करें। बेटा, उस वक्त की बात अलग थी। देश गुलाम था, लोग आजाद होने के लिए तड़पते थे। जोश में आके जिससे जो बना वो उसने किया। चंदे इकट्ठे किए, बिना पैसे मशीन के बीच पसीना बहाया, कागज पे कलम चलाई। लेकिन अब वो सब संभव नहीं है। और कौन रह गया हमारे साथ? और जो रह गए हैं उनमें से कितनों का कितने महीने का पगार बाकी है? ये सब तुमसे छुपा नहीं है बेटा। वक्त के साथ इंसान को भी बदलना पड़ता है। स्वराज को बचाने के लिए अगर मैं कोई समझौते करूं तो मेरे हिसाब से उसमें कोई बुराई नहीं है। नहीं काका, इन सारे समझौतों से स्वराज नाम का अखबार तो जिंदा रह जाएगा, लेकिन उसका खरापन, उसका उद्देश्य इन समझौतों के नीचे दबकर रह जाएगा, अपना दम तोड़ देगा। और तब वो हमारा स्वराज नहीं रहेगा काका, जिसको चलाते चलाते आपकी हड्डियां बूढ़ी हो चुकी हैं, जिस सपने को पूरा करने के लिए रामदास जी भगवान को प्यारे हो गए। आप व्यर्थ ही यहां आने का कष्ट करते हैं प्रताप चंद जी। किसी को भी भेज दिया करिए। मेरे आने से अगर आपको तकलीफ हो तो। अरे कैसी बातें करते हैं, आपके आने से तकलीफ कैसे हो सकती है? आपकी वजह से ही तो सब कुछ है। आजाद देश, आजाद विचार, आजाद लोग। इस आजादी को हासिल करने में आपका भी योगदान कम नहीं है। हाँ, लेकिन आपके और रामदास भाई के बराबर नहीं। ईश्वर चंद जी, कहाँ रामदास और कहाँ मैं। वो तो देश के लिए शहीद हो गए हैं। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। वैसे प्रताप चंद जी, और आवश्यकता हो तो आदेश कीजिएगा। आदेश देने वाले हम कौन होते हैं? आप सरकार हैं। इस आजाद देश में आप ही लोगों की सरकार है। नहीं ईश्वर चंद जी, नहीं। हमारी नहीं, जनता की सरकार है। अच्छा, तो अब मुझे चलना चाहिए। नमस्ते। केशव, बहुत हो गया। अपनी लापरवाहियों से बाज आओ और काम में मन लगाओ। अरोड़ा साहब, मैं कोशिश तो कर ही रहा हूँ। क्या कोशिश कर रहे हो? तुम्हारी पहली कोशिश उस दिन मानी जाएगी जिस दिन तुम वक्त पर ऑफिस आना शुरू कर दोगे, और तभी कुछ मुमकिन हो पाएगा, समझे? ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूँ, कल से मैं ठीक वक्त पर ऑफिस आ जाया करूँगा। देखो केशव, मेरी एक बात कान बांध लो। जब तक तुम अपनी ख्याली दुनिया से बाहर नहीं निकलोगे ना, तब तक ना तुम अपने लिए कुछ कर पाओगे और ना ही उमा के लिए। बेचारे ईश्वर चंद जी के बारे में तो कुछ सोचना दूर की बात है, तो खामखा तुमसे उम्मीद लगाए बैठे कि एक दिन केशव एक लायक वारिस बनकर उनके सपने को पूरा करेगा। केशव, अब भी वक्त है। अपनी जिम्मेदारियों को समझना शुरू करो और प्लीज मुझे मेरी जिम्मेदारी पूरी करने दो। आखिर कब तक मैं ईश्वर चंद जी के आगे तुम्हारी झूठी तारीफें करता रहूंगा? कब तक तुम्हारी हरकतों को उनकी नजरों से छुपाता रहूंगा? ये तो उन्हें धोखा देने वाली बात होगी ना। पूरा 1 साल हो गया शादी को, आपका गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ। 1 साल? अरे भाई, हमारी शादी को तो 24 साल हो गए। क्या हो गया तुम्हें? एक बिजनेसमैन की बीवी होकर गिनती भूल गई? मैं नहीं भूली, भूल आप रहे हैं। क्या भूल रहा हूं मैं? उमा शादी के बाद अब इसी घर में रहती है। पूरा साल हो गया,
आपने उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की है। किसने कहा तुमसे? कहेगा कौन? क्या मुझे दिखाई नहीं देता? सामने आती है, आप मुंह फेर के दूसरी तरफ चले जाते हैं। बेचारी पे पता नहीं क्या बीतती होगी। आपको दिखता है या नहीं, पर मुझे साफ दिखाई देता है। किस गलती की सजा दे रहे हैं आप उसे? तुम्हें नहीं मालूम? केशव से शादी तो आपकी मर्जी से की है ना? तो कौन सा एहसान कर दिया मुझ पर? एक तरह से एहसान ही है। शादी के बाद केशव के साथ कहीं और पे तो जा सकती थी। आपका गुस्सा झेलने के लिए यहाँ नहीं रहती। कहीं और तब जाती ना जब केशव उसे कहीं और ले जाने के लिए उससे शादी करता। उसने तो उससे शादी की इसलिए है कि वो इस घर में रहे और बिना हाथ पैर हिलाए ससुराल की संपत्ति पर ऐश करे। तुम नहीं समझती उसे, एक नंबर का स्वार्थी है। चलो, उसने तो अपने स्वार्थ के लिए शादी की है। क्या आपने अपने स्वार्थ के लिए उसे मंजूरी नहीं दी है? अपने दामाद को अपना बेटा बनाने का सपना देखकर कोई पाप तो नहीं किया मैंने। नहीं, लेकिन एक बेटी को उसके बाप के प्यार से दूर रखना, यह भी तो पाप है। केशव आपकी उम्मीदें पूरी नहीं कर पा रहा, इसकी सजा तो नहीं दे रहे उस बेचारी को आप? आ गए? क्या किया ऑफिस में? आज तो बहुत बहुत जरूरी काम किया। अच्छा, क्या? आज दिन भर तुम्हारी बहुत याद आई उमा। फाइल खोलकर काम करने की कोशिश करता था तो हर पन्ने पर तुम्हारी तस्वीर दिखती थी। फोन की घंटी बजती तो सोचता काश तुम्हारा ही फोन हो। किसी के आने की आहट आती थी तो मन चाहता था एक सुंदर सी साड़ी पहने, माथे पर लाल बिंदी लगाए, हंसती खिलखिलाती मेरी उमा मेरे पास आ रही है। छोड़ो मुझे। तुम्हें अच्छा नहीं लगा उमा? क्या हुआ? मुझे नहीं बताओगी? केशव, ये सब क्या है? क्या है? मैं दिन भर तुम्हें याद करता रहा, आज ये जानकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? बस करो। कितना बदल गई हो ना तुम उमा। वही बातें जो शादी से पहले तुम्हें अच्छी लगती थी, आज वही बातें तुम्हें मुझसे दूर ले जा रही हैं। केशव, मुझे समझने की कोशिश करो। देखो, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरा पति मुझे इतना प्यार करता है, लेकिन मुझे खुशी तब होगी जब तुम अपने काम में ध्यान दोगे। केशव, हमारा सारा परिवार तुम पर उम्मीद लगाए बैठा है। बाबूजी तो तुम में अपना बेटा खोजते हैं, वो बेटा जो उनके जाने के बाद उनकी धरोहर संभाल सके, उनका नाम आगे बढ़ाए, उनका सपना पूरा करे। तुमने बाबूजी को कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, उनकी आशाएं। केशव, हम सब की आशाओं को तुमको पूरा करना है। मैं उन आशाओं को पूरा करने के लिए तैयार हूं उमा, मगर मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी मदद चाहिए। तुम ही तो मेरी प्रेरणा हो। केशव, अगर इस तरह तुम काम के समय मुझे याद करते रहोगे तो मैं प्रेरणा नहीं, रुकावट बन जाऊंगी। मैं तुम्हारी मंशा समझ रहा हूं। मैं वादा करता हूं तुमसे, आज के बाद तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मुझ पर विश्वास करोगे?
25 साल हो गए मुझे इस धंधे में, आज तक ऐसा केस कभी सामने नहीं आया। पूरे 25 लाख की रकम डूब गई और मुझे पानी में उठते बुलबुले की आवाज भी नहीं सुनाई पड़ी। ऐसा कैसे हुआ बेला, तुम बताओ मुझे। बीएस इंडस्ट्रीज को बिना गारंटर के लोन कैसे सैंक्शन किया गया? काका गारंटर तो था ही। कौन था गारंटर? राठौर इंडस्ट्रीज, जिसका वजूद सिर्फ कागजों में है। समझ में नहीं आता तुम जैसी लड़की केशव के चक्कर में कैसे आ गई। अब हर बात में तो शक नहीं किया जा सकता ना। शक नहीं किया जा सकता तो आंख मूंद कर भरोसा भी नहीं किया जा सकता, और वो भी केशव जैसे लापरवाह आदमी पर। 1-2 लाख का नहीं, पूरे 25 लाख का मामला था, और तुमने आज से पहले मुझे बताने की जरूरत तक नहीं समझी। लेकिन आज से पहले कभी ये अंदेशा तक नहीं हुआ कि बीएस इंडस्ट्रीज अचानक एक दिन अपने आप को दिवालिया करार कर देगी। नहीं तो राठौड़ इंडस्ट्रीज की हकीकत बहुत पहले ही सामने आ जाती। हकीकत सामने आ जाती, वो हकीकत सामने आ जाती जिसे सामने लाने की जिम्मेदारी केशव पर थी। हो सकता है उसके साथ कोई धोखा हुआ हो। हाँ, हो सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो होता है उसका घाटा मुझे उठाना पड़ता है। तुम अरोड़ा जी की मदद से इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करो बेला। जी। और एक बात का ध्यान रखना, उस केशव को इस बात की भनक नहीं पड़नी चाहिए